चाहता हूं कि वो अप्रासंगिक हो जाएं, उनका रेलिवेंस समाप्त हो जाए। पर उस रेलिवेंस को समाप्त करने के लिए जरूरी होगा कि वे तमाम चुनौतियां जो उनके समय में थी, जो सवाल उनके समय में थे, उनके दौर में थे, और जिनसे उन्होंने संघर्ष किया या जिससे जूझते हुए मोहनदास गांधी, बैरिस्टर गांधी, टाई और सूट पहनने वाला गांधी आधी लंगोट तक पहनने को प्रेरित हुआ अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर। वे तमाम संरचनागत स्ट्रक्चरल संकट, चुनौतियां समाप्त हो जाएं और वो अप्रासंगिक हो जाएं। नमस्कार, मैं अलमुनाई एसोसिएशन जेएनयू का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके अनन्य शिष्य लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर कुछ विचार साझा करने को आमंत्रित किया। मैं अपने से पहले के सभी अपने सीनियर विद्वान अग्रजों को सुन रहा था और मुझे याद आ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। और यह कविता गांधी पर केंद्रित है, गांधी को लेकर ही लिखी गई है। दिनकर उनके समकालीन भी थे। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। तो मित्रों, हम अपनी सीमाओं में और अपनी समझ की हदबंदियों में और अपने बौद्धिक प्रशिक्षण के जरिए जो हमने कोटियां बना रखी है अपने मस्तिष्क में, उसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को हम बांधने की, समझने की कोशिश करते हैं और उसकी शख्सियत के कई आयाम उसमें से फिसल कर सृजनात्मक ढंग से, महदूद होने से, सीमित होने से जिद भरा इनकार करके बाहर चला जाता है। फिर हम अपनी बातें उस पर आरोपित करना शुरू कर देते हैं। मुझे 12 मिनट का वक्त मिला है और ग्लोबल रेलिवेंस के बारे में सोचना है। मैंने सोचा कि सुविधा होगी मुझे, मैं 12 मुद्दे बना लूं जो 12 मिनट में मैं कह सकूं। मैं चाहता था, मैं गांधी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो अप्रासंगिक हो जाएं, उनका रेलिवेंस समाप्त हो जाए। पर उस रेलिवेंस को समाप्त करने के लिए जरूरी होगा कि वे तमाम चुनौतियां जो उनके समय में थी, जो सवाल उनके समय में थे, उनके दौर में थे, और जिनसे उन्होंने संघर्ष किया या जिससे जूझते हुए मोहनदास गांधी, बैरिस्टर गांधी, टाई और सूट पहनने वाला गांधी आधी लंगोट तक पहनने को प्रेरित हुआ अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर। वे तमाम संरचनागत स्ट्रक्चरल संकट, चुनौतियां समाप्त हो जाएं और वो अप्रासंगिक हो जाएं। पर वैसा सुनहरा समय अभी आया नहीं है। और ग्लोबल रेलिवेंस तभी किसी व्यक्ति की बनती है जब उसकी नेटिव रेलिवेंस कायम रहे। तो मैं अपने उन 12 मुद्दों पर आता हूं जो मुझे 12 मिनट में अपने विद्वान अग्रज साथियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। दुनिया में एक बड़ी चुनौती बताई जा रही है धार्मिक कट्टरता को लेकर। गांधी जिस अर्थ में धर्म की बात करते थे, वो मजहब या रिलीजन नहीं था। उन्होंने इसरार किया है इस बात पर कि जब मैं धर्म की बात करता हूं तो ये धर्मों का धर्म होता है। धर्म यानी प्रॉपर्टीज के तौर पर, गुण के तौर पर, स्वभाव के तौर पर। और इस धर्मों के बीच के संवाद पर जोर देने वाले मोहनदास
जिसकी वजह से वे महात्मा बने, जिसमें दुनिया के तमाम धर्मों में अगर कुछ गड़बड़ियां थी भी तो उसको खारिज करने की बात थी, उसको निथार देने की बात थी। कुआं और नदी जिस तरह अपने जल को साफ कर लेती हैं, उस तरह धर्म का दायित्व था कि वो अपने को साफ कर कर युग के अनुकूल बनाए, मनुष्यता के अनुकूल बनाए। इसलिए वे कहते थे कि तमाम धर्मों के मूल में एक ही तरह की चीज है, दया, करुणा। अपनी किताब हिंद स्वराज में तुलसी साहब का उन्होंने एक दोहा कोट किया है। हालांकि गांधी को यह ठीक ठीक पता नहीं था कि तुलसी साहब और गोस्वामी तुलसीदास अलग अलग व्यक्ति हैं। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, और दया को उन्होंने धर्म का प्राथमिक तत्व माना। अभी अपनी इस गोष्ठी के पहले जिस भजन को बजाया गया, जिसमें था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब के पास भी आया होगा यह मैसेज। इस संदेश से आप वाकिफ हुए होंगे कि यह मूल भजन नहीं है, गांधी ने इसमें बदलाव किया है और इसके लिए उनकी पर्याप्त लानत मलामत की जाती है। पर गांधी तो तमाम धर्मों में बदलाव के पक्षधर थे। उनके एक हिस्से को हम बांध कर बैठ जाते हैं, फिर दूसरे हिस्से का पलड़ा भारी होने लगता है। तो जब तक चुनौती होगी किसी ईश्वर और पैगंबर, एक व्यक्ति, एक सर्वशक्ति सत्ता का नाम मानने से, जब तक इस ख्याल को, इस तस्वुर को खारिज किया जाता रहेगा कि कोई भी धर्म किसी धर्म से श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी एकमात्र आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, उच्चतर जीवन का आदर्श जिसे वे मोक्ष कहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए, तब तक ये टकराव कायम रहेगा। पर इस धार्मिक कलह और टकराव की चर्चा बहुत होती है, लेकिन हथियारों की होड़ और दुनिया को चलाने के लिए धर्म की तरह ही नेशन स्टेट ने जो अपनी शक्ति अर्जित कर ली है, जिस तरह एक दौर में धर्म पर प्रश्नांकित करना, धर्म पर सवाल उठाना बेहद खतरनाक था। अपने धर्म की मान्यताओं को प्रश्नांकित करने वाले लोग निशाने पर आ जाते थे, वैसा ही आधुनिक धर्म के तौर पर राष्ट्र राज्य ने ताकत अर्जित कर ली है, उसका इंस्टीट्यूशन बन गया है। गांधी इस सब की समीक्षा कर रहे थे और कुछ विकल्प भी सुझा रहे थे। अपने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई के दौरान उन्होंने बार बार कहा कि मैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई करते वक्त इस लड़ाई में शामिल होकर एक नए तरह का समाज और नई सभ्यता बनाना चाहता हूं, और यह अपने देश की ताकत को ही स्थापित करने के लिए नहीं है, यह सिर्फ इसलिए है जिसमें कोई देश किसी को शोषित न कर सके, किसी का शोषण न कर सके। तो राष्ट्र राज्य की ताकत ने इंसानियत को, संस्कृति और सभ्यता की जिस तरह उपेक्षा की है और खुद को धर्म की तरह मजबूत बना लिया है, उस पर सवाल करने वाला व्यक्ति गांधी होगा या गांधी तरह का होगा। और जब तक ये ताकतें बनी रहेंगी, और हमने देखा है कि इसी ताकत की वजह से दुनिया ने मध्यकाल के बड़े धार्मिक युद्धों के बाद दो विश्व युद्धों को झेला है, तो इनकी रिलीवेंसी भी बनी रहेगी। स्वराज की लड़ाई के दौरान गांधी सचेत थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सीमाओं को देख पा रहे थे और स्वराज से सुराज की यात्रा को प्रस्तावित कर रहे थे। ताकतवर मुल्क किसी मुल्क का शोषण न कर पाए, उपनिवेश समाप्त हो जाए, पर उसके साथ ही आजाद मुल्क के भीतर आंतरिक उपनिवेश की स्थापना न हो,
लंकाशायर और मैनचेस्टर की तरह समृद्धि के लिए अपने देश के भीतर ही कुछ इलाकों को चिन्हित करके उनका शोषण न किया जाए और डेवलपमेंट के नाम पर एक नए तरह का आर्ष वाक्य न बना दिया जाए। तो इस स्वराज से सुराज की यात्रा, जिसमें उपनिवेश के साथ ही आंतरिक उपनिवेश की संकल्पना को खारिज किया जा रहा है, और इस संकल्पना को खारिज करने के लिए आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता तक कहने का जोखिम उठाया जा रहा हो, ऐसी दार्शनिक प्रस्तावना करने की कवायद तब तक बनी रहेगी जब तक किसी भी मुल्क में एक हिस्से को उपनिवेश की तरह ट्रीट किया जाएगा। गांधी ताबीज देते थे लोगों को, एक जंतर सुनाते थे। बाबू जगजीवन राम को उन्होंने, जो संविधान सभा के प्रतिनिधि के तौर पर उनसे आशीर्वाद के लिए मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि जब भी तुम कोई निर्णय करो, कुछ बनाओ, कुछ तय करो, नीति बनाओ, तो सबसे आखिरी व्यक्ति की चिंता करो। याद करो कि सबसे उपेक्षित किस व्यक्ति को तुमने देखा है और तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय से उसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आती है, उसका जीवन कितना बदलता है। अर्थशास्त्र जो आज का धर्मशास्त्र बन गया है, जो ट्रिकल डाउन थियरी पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर में तमाम नीतियां सबसे ताकतवर लोगों को जेहन में रखकर बनाई जाती है और उनके यहां से संसाधन कुछ रिश्ते हुए नीचे की ओर आते हैं, जब तक यह गैर बराबरी असीमित मुनाफा की ताकत बनी रहेगी, कैसे भुलाए जा सकेंगे गांधी। गांधी असहमतियों का सम्मान करते थे। 1939 में गांधी सेवा संघ की बैठक थी मलिकंदा में, और उसी समय बाहर कुछ लोगों ने गांधीवाद का नाश हो नारा लगाया। उनके अनुयायियों को बुरा लगा, पर गांधी ने स्वयं यह नारा लगाया और कहा कि यह कोई वाद हम छोड़कर जा नहीं रहे। हम जो कह रहे हैं यह तो उतनी ही पुरानी बातें हैं जितनी पुरानी नदियां हैं, जितने पुराने पर्वत हैं। मैंने तो सिर्फ इसको नए संदर्भ में रेखांकित कर दिया है, नई परिस्थितियों के हिसाब से इस पर रोशनी डाल दी है। उनके अभिन्न मित्र, जिनको वो गुरुदेव कहते थे, रवि बाबू, उनके ज्यादातर विचारों से असहमत थे, पर उस असहमति के सौंदर्य की हम कल्पना कर सकते हैं अगर उनके पत्राचार और उनके रिश्तों की गर्माहट को, उष्मा को समझें। हम जिस दौर में हैं, असहमतियों के लिए जगह कितनी क्षीण होती जा रही है, सीमित होती जा रही है, और असहमति व्यक्त करने वाले की नियत पर किस तरह शंका पैदा किया जा रहा है, असहमति व्यक्त करने वाले को किस तरह खारिज करने के लिए दुश्मन बताया जा रहा है। जब तक दुनिया में ऐसा माहौल होगा, हम कैसे भुलाएंगे उनको। गांधी अपने जमाने में इंटीमेट इनेमी की चर्चा करते थे। यह शब्द वैसे आशीष नंदी साहब ने दिया, पर उस समय आधुनिक शिक्षा से लैस और उसमें प्रशिक्षित और दीक्षित तमाम लोग अपने ही भीतर के एक ऐसे शत्रु से बेहद मोहब्बत करने लगते थे और उसी की जुबान बोलने लगते थे। ऐसे समय में वह आदमी अपनी जमीन पर खड़ा होकर अपने घर के दरवाजों खिड़कियों को खुले रहने की बात करता था, जिसमें दुनिया के तमाम विचारों की खुशबू आ सके। बस शर्त सिर्फ इतनी हो कि हम अपने जमीन और मिट्टी के हिसाब से बनी अपनी आंखों से दुनिया को देख पाए और हमें कोई उड़ा न दे। जिस दौर में गांधी थे, प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की चिंता उतनी नहीं थी। ओजोन का संकट भी इतना नहीं आया था, पर इसके प्रति वे सचेत थे। जिसको पॉसिबल रियलिटी कहते हैं कि भविष्य में होने वाली चीजों को देख पाना,
वह देख पा रहे थे और बता पा रहे थे कि जिस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या प्रकृति पर विजय की कामना के साथ जो विचार दर्शन टिका हुआ है और जिससे आधुनिक मानस गढ़ा गया है, वह कितना खतरनाक है। बता पा रहे थे कि प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये तीनों सिर्फ हम मनुष्यों के लिए नहीं है। तो मनुष्येतर प्राणियों की चिंता करने वाले व्यक्ति उस दौर में विरले दिखेंगे और यह संकट हमारे समय में बढ़ता जा रहा है। जिस तरह हमारी आकांक्षाएं, हमारी भूख और दुनिया के ताकतवर मुल्क का उपभोग बढ़ता जा रहा है, वैसा न जाने पृथ्वी की तरह कितने ग्रह ढूंढने होंगे जिनको अपना फिर से उपनिवेश बनाना होगा। गांधी जो सिविल राइट्स के प्रस्तावक के तौर पर देखे जाते हैं, जिनसे दुनिया के बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली और अपने अपने देशों में लड़ाइयां लड़ी, जिनका जिक्र हमसे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने किया, उस सिविल राइट्स मूवमेंट के भीतर जिसे कमजोरी का पर्याय माना जाता था, उस अहिंसा को प्रस्तावित किया। अहिंसा का सिद्धांत कोई गांधी का दिया हुआ नहीं था। हिंदुस्तान के धर्मों में यह पहले से मौजूद था, पर यह आध्यात्मिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए था। इसके जरिए हिमालय की शांति पाई जा सकती थी और गांधी ने उसे गढ़ा और सिविल राइट्स के लिए जरूरी नियामक के तौर पर स्थापित किया। अपने जीवन से शब्द और कर्म की उसके एकत्व को स्थापित करके बताया। जब तक हमारी अगुवाई करने वाले लोगों के शब्द में और कदम में फर्क रहेगा, उनकी कही गई बातें और उनके जीवन के आचरण में भेद होगा, तब तक लोगों के जेहन में गांधी की जरूरत बनी रहेगी, जो सवाल उठाएगी कि आप जो कह रहे हैं वह महज बौद्धिक विलास या मस्तिष्क से उपजा है, या आप उस पर यकीन करते हैं और अपने कहे के लिए जोखिम उठाने की क्षमता आप में है। तो अपने कहे पर जोखिम उठाने की क्षमता की जरूरत हमेशा इंसानी सभ्यता में बनी रहेगी और गांधी भी बने रहेंगे। हम सब जिस संस्थान के अलमुनाई हैं, संयोग से वह जिनके नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने एक दफे गांधी की देन को बताते हुए एक बात कही थी, बहुत ही सरल सी बात, कि उस आदमी में एक ऐसा हुनर है जो शक्तिशाली से शक्तिशाली, ताकतवर से ताकतवर, क्रूर से क्रूर इंसान के बरक्स, उसके समानांतर आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, निसहाय, असहाय, दुर्बल, निर्धन, कमजोर दिखने वाले व्यक्ति की आत्मा में ताकत भरने की क्षमता रखता है। उसको प्रशिक्षित कर देता है कि कमजोर व्यक्ति अहिंसा की ताकत के साथ दुनिया के ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे के समक्ष अपनी बात कहने को तैयार हो, उसे निर्भय बना देता है। तो यह जरूरत जब तक बनी रहेगी, जब तक सत्ता क्रूर और आतताई और संरचनात्मक हिंसा, जॉन गुल्टंग का नाम आया था, तो जब तक ये पूरा स्ट्रक्चरल वायलेंस बना रहेगा और उसको प्रश्नांकित करने के लिए सामान्य व्यक्ति के भीतर वो आत्मिक बल की जरूरत बनी रहेगी, हम कैसे भुला दें गांधी को। आज जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हम सोचते थे, सुनते थे, पढ़ते थे जेएनयू में कि जेएनयू जो आज सोचता है उन चीजों को देखने में सक्षम होता है जो दुनिया कल देखती है। पर मैं नहीं सुन पाया अपने किसी पूर्व वक्ताओं में, सभी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होंगे, उस चुनौती को जो गांधी के समक्ष पेश की गई है, राष्ट्रपिता संबोधन के समक्ष चुनौती पेश की गई है। आज
एक हत्यारे के नाम पर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है दूसरे नंबर पर, और यह बड़ी सच्चाई है जिससे हम आंख नहीं मूंद सकते। ऐसे समय में वो तमाम हत्यारी विचारधाराएं जहां से भी खाद, पानी, ऑक्सीजन पाती हैं, हमारे आपके नातेदार, परिवार, रिश्तेदार और लोगों के बीच मौजूद है, उसकी शिनाख्त बहुत जरूरी है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। और आखिर में जो गांधी सिखाते हैं, जिससे हम तमाम मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी बचने की कोशिश करते हैं, हमने अपना खांचा बना रखा है। हमने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कुछ मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है, कुछ मुद्दों पर हमारी मुट्ठी तन जाती है, पर कुछ पर हम मौन धारण कर लेते हैं। गांधी सिखाते हैं कि कमजोर और पीड़ित और प्रताड़ित के पक्ष में पॉलिटिकली करेक्ट होने की परवाह किए बगैर इंसान होने की वजह से तुम्हें बोलना होगा। मैं चाहता हूं मित्रों कि गांधी की रेलिवेंसी खत्म हो जाए, पर यह तभी हो सकता है जब यह दुनिया समतामूलक और अहिंसक बन जाए, जिसमें किसी का कोई वर्चस्व नहीं हो, न भाषा, न धर्म, न भूगोल, किसी आधार पर, न रंग, न जेंडर, किसी आधार पर किसी की प्रताड़ना न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजीव जी।